Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the new topic, which is negotiable instrument. Okay. So this session I am taking for BBA 1 as well as BCom for BCom Part 2. So you both group must consider this lecture as per your syllabus or content. Now, first of all, here is the definition of negotiable instrument. बेटा इन सिंपल लैंग्वेज जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो निगोशिएट हो सकें वो ट्रांसफरेबल हो सकें ठीक है इट इज़ द वन प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन हु टेक्स इट बोनाफाइड and for value notwithstanding any defect of titles in the persons from whom he took it ठीक है अच्छा यहाँ पर क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि ये क्योंकि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि वन पर्सन जब जो है अनदर पर्सन को वो चीज़ हैंड ओवर कर रहा होता है तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि यहाँ कोई भी जो है आपके पास जो है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ये विदाउट एनी डिफेक्ट और बहुत ज़्यादा लीगल जो है एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है अच्छा Now, the next slide is telling us that what are the name of negotiable instrument and which type of it. So, in Pakistan Negotiable Act 1881 is enforced, the introduction of which states that the act only deals with the bill of exchange, checks, and promissory notes. पाकिस्तान में 1881 में ये था कि बिल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे हमारे उनमें जो कंसीडर किया जाता था वो जस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स को किया जाता था हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास रेलवे रिसिप्ट्स भी आती हैं पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स भी आते हैं डिविडेंड वारंट्स भी आते हैं रेलवे बॉन्ड्स भी आते हैं दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल ठीक है तो ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन मैं करूंगी आप लोगों को इन डिटेल हम लोग इसको जो है वो समझेंगे कि ये क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है चेक्स क्या है प्रॉमिसरी नोट्स क्या है तो नंबर वन जो है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने के लिए मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगी देन आई थिंक यू विल गेट इट इजीली कंपैरेटिवली बाय डेफिनेशन ठीक है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा लेट्स सपोज कि आप जो हो एक शॉपकीपर के पास जाते हो ठीक है और आप वहाँ पर जाके जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स जो है वो बाय करते हो गॉट इट नाउ अच्छा आप जब उनसे कुछ बाय कर रहे हो तो होता ही है बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली जो है जो नॉर्मली लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेडर्स कर रहे होते हैं कि वो अपने शॉप्स को अपने बिजनेस को जो है वो रन करने के लिए जो गुड्स लेते हैं वो क्रेडिट पे लेते हैं ठीक है तो उसके लिए जो मीन यूज़ करते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का कर रहे होते हैं मोस्टली ठीक है तो होता ये है बेटा जैसे एक ट्रेडर जो है वो होलसेल मार्केट में गया और उसने जो है बल्क क्वांटिटी में जो है इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स जो है वो गेट किए ठीक है लेकिन जब तक वो उस चीज़ को सेल आउट नहीं करेगा देन हाउ ही गेट द मनी ठीक है तो वो क्या करेगा एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के जो है सेलर को दे देगा ठीक है और उससे कहेगा कि आप जो हो और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर आप देखो तो अमाउंट लिखी हुई है डेट लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि 3 months आफ्टर डेट पे मिस्टर आर और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹1,50,000 वैल्यू रिसीव ठीक है तो यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ये पीस ऑफ पेपर है जिसमें आपको एक नोटिस नजर आ रहा है जिसमें बताया कि मिस्टर आर जो सेलर हैं उनको जो है 1,50,000 की अमाउंट दे दी जाएगी फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यहाँ पर शो किया हुआ होगा उसमें दे दी जाएगी ठीक है अच्छा ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना था ये बना था 15 जनवरी 2019 को ठीक है और ये 18 जनवरी 2019 को एक्सेप्ट किया गया है मिस्टर क्यू की तरफ से क्योंकि मिसेस क्यू ने उनसे खरीदा था ना इस वजह से ठीक है तो एक्चुअली बात है कि जब आप सेलर के पास गए एक ट्रेडर गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उसने बल्क क्वांटिटी में उठाए तो उसने उसके अगेंस्ट उसको कैश पेमेंट नहीं की बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया ठीक है अब उस इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है बेटा उस बिल ऑफ एक्सचेंज में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिखा होता है कि आप जो हो जो सेलर है तो उसको जो है या ड्रॉयर को जो है जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो इस टाइम पीरियड को पे ऑफ करोगे और इतनी अमाउंट सर्टेन अमाउंट जो होती है वो उस पर मेंशन होती है वो पीरियड
उसमें दोगे, स्पेसिफाइड पर्सन का नेम होता है उसमें जो के बेयर करेगा इस चीज को, ठीक है। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इन राइटिंग। ऑर्डर क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये ड्रॉयर बना के देता है ड्रॉई को, लाइक इन सिंपल लैंग्वेज सेलर जो है जो बेच रहा है ऑन क्रेडिट टू द बायर, तो सेलर खुद बना के एक ऑर्डर देगा बायर को, ठीक है, ये जो ड्रॉई है, ठीक है, और ऑर्डर देगा। तो इसमें ड्रॉन कौन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर करता है, ठीक है। ड्रॉयर कौन होता है, सेलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस एग्जांपल के मुताबिक जो है सेलर जो है वो ड्रॉयर है, उसने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है प्रिपेयर किया, उसमें एक्सेप्टेंस का जो है वो ड्रॉई से जो है वो स्टैंप लगवाया, साइन करवाया, एंड देन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लीगली जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है। एज पर दिस डेफिनेशन एंड अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। बेटा यहाँ पर अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग ये एक बड़ी डेफिनेशन है जिसको मैं ब्रेक करके आपको समझाऊंगी ताकि यू कैन गेट इट इजीली और मोर एफिशिएंटली, ठीक है। एंड अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मीन्स एक ऐसा ये ऑर्डर है, ये पीस ऑफ पेपर जो है ये एक ऐसा ऑर्डर है कि आफ्टर 3 months देयर इज रिटन, सो द पर्सन मिसेस क्यू हैज टू पे दिस सर्टेन अमाउंट आफ्टर 3 months टू मिस्टर आर, ठीक है, उनको देना पड़ेगा, सही है। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है कि ये जो मिस्टर आर है जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो नहीं करवाएंगे तब तक उनको नहीं मिलेगा इसकी अमाउंट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। आपको एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है मिस्टर आर ने बनाकर और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मिसेस क्यू ने। एड्रेस बाय वन पर्सन टू अनदर, यहाँ पर देखिए एड्रेस कर रहा है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एड्रेस कर रहा है। साइन बाय द पर्सन गिविंग इट, साइन करते हैं इसमें, रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, ठीक है। उसमें बता रहे हैं कि आपको एड्रेस किया जाता है उस पर्सन को कि जो कि पे ऑफ करेगा उस अमाउंट को या तो फिक्स टाइम पीरियड पे या डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम पीरियड पे। लाइक अगर 3 months बोलते तो 3 months, या हो सकता है वो ये बोल देते कि माइट बी पॉसिबल मार्च 10th of March 2020, ठीक है। तो ये भी जो है एक डिटरमाइनेबल हो जाता है फ्यूचर टाइम पीरियड, आपको पता होता है कि हाँ भाई ये मुझे पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसमें पे ऑफ करना है। What thing? A sum certain in money to or to the order of a specified person or to the bearer, ठीक है। अच्छा होता क्या है यहाँ पर कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी, जैसे यहाँ पर 1.5 लाख जो है वो लिखा हुआ है, तो जो भी पर्टिकुलर अमाउंट लिखी हुई है वो आपको पे ऑफ करनी होगी, किसको, ड्रॉयर को करनी होगी, ठीक है। तो आई थिंक इट इज यू गेट इट इन अ वेल मैनर। नाउ हियर आर सम एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सही है, कुछ इंपॉर्टेंस होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, अदरवाइज अगर ये इंपॉर्टेंस एक बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है तो इसका मतलब है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इनकम्प्लीट है और वो वाइड है, ठीक है। द नंबर 1 इज बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, वर्बली कोई बात नहीं होती, इट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है। इट मस्ट बी एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट और प्रॉमिस। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया क्योंकि ये सेलर जो है खुद बना के देता है, सो इट इज कंसीडर एज एन ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर कंसीडर होता है, इट इज नॉट एन प्रॉमिस, ठीक है। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसे पहले भी बताया आपको कि ये ऑर्डर जो होता है ये क्या होता है, अनकंडीशनल होगा, ठीक है। इट मस्ट बी फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट इन मनी नॉट इन बार्टर, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है मनी अमाउंट की, सर्टेन सम ऑफ मनी की, कि आपको इतनी अमाउंट जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेच्योरिटी टाइम पीरियड यू हैव टू पे टू द ड्रॉयर, ठीक है। और इसमें कोई बार्टर सिस्टम जो है अप्लीकेबल नहीं होता। द बिल मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर, ठीक है, जो बिल है वो उस पर्सन को पे ऑफ किया जाएगा जिसका नाम मेंशन होगा, या फिर उस जिसका नाम मेंशन है उसने अगर किसी और को ऑर्डर किया है कि आप इस सेकंड थर्ड पार्टी को जो है वो पे ऑफ करो तो उसको भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। द सेकेंड लास्ट इज इट मस्ट बी एड्रेस टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इसमें जो पर्सन होते हैं, जो पार्टीज होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, उनके नेम मेंशन होते हैं, ठीक है, ताकि कोई जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। द बिल इज पेबल एट अ सर्टेन डेट और ऑन डिमांड, ठीक है, और बिल जो होता है वो उस डेट पे पे किया जाता है जो कि उसमें स्पेसिफाइड होती है, भले अगर आफ्टर 3 months लिखा है तो जो भी डेट मेंशन है उसके फुली कंप्लीशन ऑफ आफ्टर 3 months
द ड्रॉई हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ऑन डिमांड, या फिर हो सकता है डिमांड पे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में स्पेसिफाइड ना की जाए टाइम पीरियड, बट ये कहा जाए कि वेन एवर द ड्रॉयर वॉन्ट्स टू गेट द मनी यू हैव टू पे इट ऑन हिज डिमांड, ठीक है। इफ such type of statement is included in the bill of exchange, so the drawee has to implement on that, ठीक है। तो ये तमाम जो है हमारे पास एसेंशियल्स हैं ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ हियर आर सम काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी सी एग्जांपल दी थी सेलर और बायर की, तो उसको ही हम कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इनलैंड बिल, ठीक है। इनलैंड बिल का मतलब ये होता है, जिसको वी आर ऑल्सो नोन एज इट और कॉल्ड इट हॉन्डीज, ठीक है, इसको हंडीज भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉयर और ड्रॉई दोनों जो है एक ही कंट्री में होते हैं और उनकी कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। लाइक मैंने अगर बात की थी होलसेलर की, तो मैं जो हूँ बायर हूँ या ड्रॉई हूँ, मैं होलसेल मार्केट गई हूँ और मैंने जो है सदर की होलसेल मार्केट से जाके इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स जो है वो बल्क क्वांटिटी में उठाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब मैं उनसे एग्रीमेंट कर रही हूँ सेलर से बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो वो ड्रॉयर है, मैं ड्रॉई हूँ, और हम दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ बिल इज कॉल्ड इनलैंड बिल, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज द फॉरेन बिल। बेटा फॉरेन बिल का मतलब ये हुआ कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इसमें इंक्लूड करूंगी, कि जरूरी नहीं है कि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, जो मैं इंपोर्ट जो भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स जो वो मैं बाय कर रही हूँ, वो मैं अपनी विद इन कंट्री से कर रही हूँ, बल्कि मैंने आउट ऑफ कंट्री अप्रोच किया इसके लिए और मैं वो पर्टिकुलर गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कंडीशन में ड्रॉयर और ड्रॉई जो है आर नॉट इन द सेम कंट्री, दे आर इन द अनदर वन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि जिसमें ड्रॉयर और ड्रॉई जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में होंगे अवेलेबल, तो दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। गॉट इट? हियर इज द definition also written that when the drawer of the bill is in one country and the drawee is another one country, the bill is known as foreign bill, ठीक है। Now the documentary bills, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्री बिल से क्या मुराद है यहाँ पर, सच बिल्स कैरी विद देम डॉक्यूमेंट्स लाइक रेलवे रिसिट्स, इंश्योरेंस रिसिट्स, बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा। और इसमें फर्दर इन्होंने कैटेगराइज किया है इस डॉक्यूमेंट्री बिल को, डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट, द नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्री बिल्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं फिर से बात करूंगी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सुनी है, तो यहाँ पर रेलवे रिसिट्स है, इंश्योरेंस बिल है, बिल ऑफ लेडिंग है। बेटा जब हम जो है आउट ऑफ कंट्री या फॉरेन से जो है कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे और उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, तो समटाइम्स जो है डॉक्यूमेंट्री बिल भी कहलाता है वो, क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन अटैच होती है कि अब उस कंडीशन में नंबर वन है डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये मेंशन होता है कि जब तक वेन एवर द ड्रॉई और द बायर will not pay the whole amount of the particular goods, so we will not give him the documents, ठीक है, और we will not release the documents, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट में ये होता है कि जो पे ये होता है ना, वो उस वक्त उस टाइम पीरियड पे जो है ड्रॉयर को जो है पे ऑफ करेगा, पहले ही ऑलरेडी पे ऑफ कर देगा एंड देन जो है ड्रॉयर जो होगा वो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में ये होता है कि जो हमारे पास जो ड्रॉई होता है, तो वो क्या करता है, वो जस्ट एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि यस आई विल पे द होल अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो जब वो जस्ट एक्सेप्ट करता है, नॉट पेमेंट करता है, जस्ट एक्सेप्ट करता है कि पेमेंट कर दूंगा, तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए जाते हैं वहां से। दैट टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। Hopefully it is also clear to you. Now the next one is bearer bill. These bills are payable to any person who bears or carries them. There is no restrictions as to who should get the payment against the bill, ठीक है। Like देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज था, मैंने बनाया था, ठीक है, इसमें मैंने बेयरर को जो है वो कट नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पर बेयरर का ऑप्शन था, और हुआ ये कि मैं लेकर जा रही थी वो रास्ते में और मुझसे वो मिस्टेकनली जो है वो रास्ते में कहीं गिर गया, ठीक है। अब वो जो अनदर पर्सन कोई थर्ड पार्टी है जो रास्ते में चल रही थी, उस पेडेस्ट्रियन ने उठाया उसको और उसने उसको कैश करवा दिया,
ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है कंडीशन होती है बेरर की वो कट नहीं हुई थी, तो ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट द मनी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेरर बिल में क्या हो रहा होता है, बेरर बिल में ये होता है कि पर्टिकुलर जो नेम मेंशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि वही उसको कैश करवाएं और कैश गेट करें, बल्कि अनदर पर्सन भी उसको गेट कर सकता है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम बिल। As you can see that here is the word mentioned time, so we are talking about the time period of here. They are issued for the definite time period and payable on the maturity or at the expiry of that particular period mentioned there. ठीक है, such bills usually carry 3 months periods plus 3 days grace. ठीक है, ग्रेस टाइम उनको दिया जाता है, ग्रेस टाइम में जो है उनको 3 days का ग्रेस टाइम दिया जाता है। लाइक अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 3 months उसके जो कंप्लीट हो रहे हैं, वो लेट सपोज कि 30 जून को हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा फर्दर उसको 3 days दिए जाएंगे कि आप 3 days आपके पास और हैं रिलैक्सेशन के, आप 3 days के अंदर अंदर जो है करवा दो। और अदरवाइज अगर आपने नहीं करवाया तो क्या होगा बेटा, फिर ये होता है कि आप पे क्लेम हो जाता है, आप पे जो है प्रोटेस्ट होता है और आपको आप पे क्लेम हो जाता है, कोर्ट आप पे सू कर देती है। ठीक है, नाउ देयर इज द अनदर वन सिनेरियो विच इज द डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें यह है कि डिसऑनर की कंडीशन क्या होती है, रिजेक्शन किस तरह से होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या वजूहत होती हैं जिनकी बेसिस पे उसको डिसऑनर कर दिया जाता है। ठीक है, द ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट द बिल विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स रिसिप्ट। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज उस कंडीशन में जो है डिसऑनर होगा और कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि जब ड्रॉई को जो है आप बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे ना, ऑर्डर दोगे, ड्रॉयर जब देगा ड्रॉई को, तो ड्रॉयर यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद द सिग्नेचर और द स्टैम्प ऑफ हिज। ठीक है, तो क्या होता है, ड्रॉई को उसको एक्सेप्ट करना होता है उसी बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन या स्टैम्प करके। ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉई ने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिसीव तो कर लिया बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर साइन वाइन करके नहीं दिए 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसऑनर्ड। क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज व्हेन द ड्रॉई इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, जब बिल ऑफ एक्सचेंज में बेयरर के वर्ड को जो है कट किया हुआ होगा और पर्टिकुलरली लिखा हुआ होगा कि मिस्टर ए पे टू मिस्टर ए। ठीक है, अब मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी आ गए जो कि इंटाइटल ही नहीं है उसके लिए, और वो बोलते हैं कि इसको कैश कर दो, तो द बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसऑनर एट दैट टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पे भी जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज व्हेन द ड्रॉई इज अ फेक पर्सन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो नेम लिखा है कि मिस्टर ए अलॉन्ग विद हिज CNIC नंबर डैश। ठीक है, अब CNIC नंबर तो सबके डिफरेंट होते हैं, है ना, तो क्या होगा, अब मैं मिस्टर ए नाम के 2 लोग आए, ठीक है, अब उसमें एक जो है वो फेक पर्सन था, उसने चाहा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश करवा ले, बट द इंस्टीट्यूशन विल फाइंड इट दैट ही इज अ फेक पर्सन एंड एट दैट टाइम ही विल डिसऑनर दैट पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर CNIC नंबर चेंज है, इस तरह उन्होंने जो है वो इस बात का अंदाजा लगा लिया है, दे कम टू नो दैट द पर्सन हु प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम आर द is the fake person, so that's why they are eligible to dishonor the bill of exchange. ठीक है, the next one is if the bill is to be conditionally accepted. ठीक है, अगर conditionally accepted होगा then in this way the bill of exchange will also dishonor. ठीक है, when the droy disappear, droy गायब हो जाए, droy आए ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा बिल। ठीक है, अच्छा ड्रॉई डिसअपियर किस कंडीशन में होगा, जब उसके दिमाग में होगा कि मुझे फ्रॉड ही करना है। ठीक है, उसका स्टेप ही ये होगा कि जब ये मेच्योरिटी के टाइम पीरियड करीब आएगा तो मैं जो हूँ वो वहां से डिसअपियर हो जाऊंगा और मैं वहां पर उनको फेस ही नहीं करूंगा, मुझे पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एट दैट टाइम डिसऑनर हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, द लास्ट वन इज इन केस देयर आर मैनी ड्रॉइज एंड ऑल द ड्रॉई डू नॉट साइन द बिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे भी डिसऑनर होता है और कैंसिल हो जाता है कि जब जो है ड्रॉइज बहुत सारे हो, ठीक है, और जो है कोई एक भी साइन करने को तैयार ना हो। ठीक है, तो इन दिस वे द बिल ऑफ एक्सचेंज विल कम टू बी डिसऑनर। ठीक है, नाउ हियर इज द गार्निशी ऑर्डर। अच्छा, ये गार्निशी ऑर्डर जो है बेटा, ये अभी तक जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा तो हमारे माइंड में एक बात आई कि ठीक है, अगर एक पर्सन जो है क्रेडिट पे गुड्स लेता है और उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है तो माइट बी पॉसिबल कि वो फ्रॉड करके भाग जाए, है ना, तो कौन इतनी बड़ी दुनिया है, कौन पकड़ेगा किसी को, है ना, तो ये चीज हमारे पास आती है एक दिमाग में। तो इसके लिए जो है हमारी कोर्ट ने, हमारे जो लॉ है
उसने गार्निशी ऑर्डर जो है वो क्रिएट किया, और उस गार्निशी ऑर्डर का मकसद ये था कि वहां पर कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, अब कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो किसी ना किसी इंटरमीडियरी के थ्रू जो है दो पर्सन को जो है वो आपस में मिलाता है। ठीक है, वो इंटरमीडियरी कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लाइक बैंक हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोर्ट तक जब ड्रॉयर को उसके पैसे नहीं मिलते, ड्रॉई भाग जाता है, क्रेडिटर भाग जाता है, तो जो ड्रॉयर होता है वो किससे क्लेम करता है? कोर्ट पे जाके क्लेम करता है इस चीज का। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है फिर? कोर्ट तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है वो ऑर्डर रिलीज करता है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और द एम्प्लॉयर, ऑन देम बिहाफ द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन क्रिएटेड। तो उनको ऑर्डर पास करता है कि आप क्या करो, आप जो है उस ड्रॉई के या क्रेडिटर की जो अमाउंट है, अगर उनका बैंक अकाउंट है तो उसमें जितनी अमाउंट है उसको सीज कर दो, ठीक है, होल्ड कर दो। और जो है अगर आप एम्प्लॉयर हो उसके और आपका वो एम्प्लॉई है तो आप उसकी सैलरीज जो है वो रोक दो, रिटेन कर लो, ठीक है, कुछ मंथ की, जब तक कि वो ड्रॉयर की जो अमाउंट है उसको पूरी कंप्लीटली जो है वो मिल ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो करता है। एज हियर इज रिटन, अ गार्निशी ऑर्डर इज टिपिकली इश्यूड व्हेन अ क्रेडिटर who owes money has to obtain a default judgment from a court or other authority against you. The judgment then allow the creditor to issue a court order that instruct a third party such as your employer, bank or financial institutions to redirect your wages or holding to the creditor. Once a garnishee order has been issued, your employer, bank or financial institutions is legally obliged टू कंप्लाई विद इट। ठीक है, ये इलीगली जो है ऑब्लिगेटेड हो जाता है कि कंप्लाई करे उस ऑर्डर पे जो कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है। और उसका ऑर्डर क्या होता है कोर्ट का, कि अगर वो जो है किसी कंपनी के बिहाफ पे उसने लिया था तो वो कंपनी उसकी सैलरीज को बाउंड कर दे। ठीक है, अगर उसने किसी बैंक के बिहाफ पे लिया था तो वो उसके बैंक अकाउंट के तमाम पैसे को जो है वो होल्ड कर लें। ठीक है, तो इस तरह से देता है वो ऑर्डर किया जाता है। और ये जो ऑर्डर होता है उसको फुलफिल करना तमाम इदारों की जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑब्लिगेटेड जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ना द नेक्स्ट वन इन नेगोशिएबल इज चेक्स। बेटा आप सब ने जो है चेक्स को तो देखा ही होगा लाइफ में कि चेक्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पेस्ट भी किया है, अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये चेक है। ठीक है, अच्छा, चेक जो होता है ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये कैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है? ये इस तरह से होता है कि बेटा ये भी जो है ट्रांसफरेबल है। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जा सकता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर डेट मेंशन होती है आपकी, अमाउंट मेंशन होती है आपकी, सही है, पर्टिकुलर नेम मेंशन होता है किसको पे करना है, कितनी अमाउंट करनी है, इन वर्ड्स इन फिगर दोनों में मेंशन होती है। ठीक है, फिर साइन होते हैं यहाँ पर आपके। सही है, ये तो एक वास्ट चेक है, लेकिन एक नॉर्मल चेक में ये चीजें होती हैं। और साइड में यहाँ पर जो इस जगह पे बेयरर का वर्ड यूज हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है यहाँ पर बेटा, ये चेक जो है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। एड्रेसेस टू अ बैंकर साइन बाय द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर, requiring him to pay on demand a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, कि आप जो हो जिस बंदे का नाम लिखा है, जिस फाउंडेशन का नाम लिखा है उसको ही जाएगा ये। ठीक है, उतनी अमाउंट जाएगी। और अगर अदर पर्सन जो है आकर ये प्रेजेंट करता है तो यहाँ पर बेयरर का वर्ड जो है वो कट नहीं हुआ होना चाहिए और ना यहाँ पर क्रॉसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप जो है उसका CNIC लेकर उसको चेक कैश कर सकते हो। अगर बड़ी अमाउंट होती है तो कॉल बैक टू कस्टमर किया जाता है, जिसने जो है वो साइन की होती है चेक को, उससे एक दफ़ा कंफर्म किया जाता है कि आपने इनके नाम पे जो है चेक दिया था, लेकिन कोई और बंदा इनके बिहाफ पर जो है वो रिसीव करने आया है, सो शुड बी कैश इट और नॉट। ठीक है, तो जब वो वहाँ से अलाउ कर देता है देन फिर जो है इस इंस्ट्रूमेंट को कैश कर दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये होता है कि जिस पर्सन के नेम पर जो है कैश ड्रॉन हुआ होता है तो उसी को पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, essential of a check must be in the form of an order not a request। ये भी एक क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ये ऑर्डर वो होता है जो कि अनकंडीशनल होता है। इफ एनी कंडीशन इज अटैच विद द ऑर्डर द चेक विल लूज इट्स लीगैलिटी। ठीक है, इसके साथ कोई अगर कंडीशन होगी तो वो फिर चेक जो है वो
लीगल नहीं होगा, सही है। द चेक मस्ट बी इन राइटिंग एंड ओरल ऑर्डर ऑन द बैंक फॉर ड्रॉइंग कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ चेक, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मेरा बैंक अकाउंट है पर्टिकुलर ब्रांच में, मैं गई और मैंने वर्बली बोला भाई मुझे 5,000 रुपीज निकाल कर दे दें, विदड्रॉ कर दें, वो बोलेंगे यू हैव टू प्रेजेंट योर चेक, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई मेरा अकाउंट है और मैं चेक नहीं दे रहा, आप मुझे ऐसे ही दो मेरे पैसे, तो बैंक हैज परमिशन टू नॉट कैश हिज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ओरल ऑर्डर, ठीक है। द अमाउंट डिमांडेड मस्ट बी फॉर अ सर्टेन अमाउंट इन मनी नॉट इन काइंड, ठीक है। जो अमाउंट उसमें डिमांड होगी वो मनी की शेप में होनी चाहिए, सही। कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई मटेरियलिस्टिक तो चेक में नहीं लिखेंगे ना कि हमें जो है फॉर एग्जांपल जो है वो कार चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं लिखेंगे, आप मनी ही लिखेंगे और आप यू विल रिसीव द मनी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर चेक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन बेयरर और सेल्फ, ठीक है। अच्छा, जो पेमेंट होती है या तो किसी सर्टेन पर्सन के नाम पे होगी, जैसे चेक है तो टू पे मिस्टर ए, ठीक है, अलॉन्ग विद CNIC नंबर, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही जाएगा वो, ठीक है। या तो बेयरर को कट नहीं किया गया हो तो फिर वो कोई भी बंदा उसको प्रेजेंट करवा कर चेक को कैश करवा सकता है, अगर साइन जो है सिग्नेटरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ, सेल्फ भी हो सकता है मेरा ही चेक है और मुझे ही कैश की जरूरत है, इसलिए मैं गई और मैंने सेल्फ लिखा और मैंने अपना पैसा कैश करवा लिया, ठीक है। तो ये तमाम कंडीशंस है। नाउ हियर आर सम काइंड्स ऑफ चेक: बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ओपन चेक। फर्दर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। बेयरर चेक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक चेक होता है बेटा, उसमें जो अमाउंट लिखी हुई होती है उस अमाउंट के बराबर में जो है बेयरर का वर्ड अटैच होता है। अगर वो बेयरर का वर्ड कट नहीं हुआ हुआ, वो एज इट इज प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, देन इट मीन्स के कोई भी पर्सन उसको गेट करके कैश करवा सकता है, ठीक है। दिस इज द चेक विच इज पजेस्ड और ओन्ड बाय द बेयरर। कोई भी बेयरर होगा, जो भी पर्सन जिसके हाथ में वो चेक है वो कैश करवा सकता है। एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट, कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट करेगा इट एट द काउंटर ऑफ द बैंक विल रिसीव कैश मेंशन इन इट, ठीक है। वो कैश जो है वो रिसीव कर सकता है, जो भी वॉट एवर अमाउंट मेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर चेक, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है बेटा कि बेयरर का वर्ड जो होता है आपका, वो पर्सन जो है, जो ड्रॉयर है, वो क्रॉस करके देता है, ठीक है, ताकि जो पर्टिकुलर नेम लिखा है टू पे मिस्टर ए या टू पे मिस्टर असद, तो मिस्टर असद को ही वो चेक जो है वो कैश होगा, अदरवाइज किसी थर्ड पर्सन को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे लिखा है, व्हेन द चेक बेयर्स द नेम ऑफ द रिकवर ऑफ कैश इट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक, सच एज a case the word bearer is cancelled, ठीक है, the word bearer is cancelled, it is payable to a person named therein or his order, ठीक है। now the third one is cross check। क्रॉस चेक को अब हम भी अभी ही डिटेल में भी पढ़ेंगे। वैसे क्रॉस चेक क्या होता है बेटा कि आपके पास एक चेक होता है, उसके बिल्कुल साइड के कॉर्नर एज पे जो है क्रॉसिंग पैरेलल लाइन टू जो है ड्रॉन होती है और वो क्रॉस चेक होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको कैश जो है वो काउंटर पे नहीं मिलेगा, बल्कि वो अमाउंट जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो डायरेक्टली अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। वो क्रॉस चेक कभी भी आप याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी कैश नहीं होता ओवर द काउंटर, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट और स्पेसिफाइड पर्सन अकाउंट, ठीक है। जो भी स्पेसिफाइड है पर्सन का नेम वो उसके अकाउंट में जाएगा या फिर जो है बेयरर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कैश और ओवर द काउंटर नहीं होता, ठीक है। As here is written, it is the check which is not cash at the counter of the bank. It must be deposited in the bank account of the drawee, ठीक है, ड्रॉई के बैंक अकाउंट में जाएगा। It is known as cross check because two parallel lines are drawn across it, ठीक है। ओपन चेक क्या होता है बेटा? ओपन चेक ये होता है कि उस क्रॉसिंग को अगर जो ड्रॉयर है वो कैंसिल करके वहां पर भी साइन कर दे तो फिर से ओपन चेक बन जाता है, यानी कि फिर वो कैश जो है वो काउंटर पे कैश हो सकता है, बैंक के काउंटर पे वो कैश हो सकता है, लोग कैश रिसीव कर सकते हैं, वो ओपन चेक होता है, ठीक है। लेट सपोज कि एक क्रॉस चेक आप लेके जा रहे हो, लेकिन आपको ये है कि नहीं मुझे मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो मैं जो हूँ अब क्या करूँ, मुझे तो कैश चाहिए, तो आप फिर से उस ड्रॉयर के पास जाओगे और उससे बोलो कि क्रॉसिंग को कैंसिल करके आप यहाँ पर साइन कर दें, देन इट विल बिकम द ओपन चेक। तो क्या होगा, फिर वो ओपन चेक बन जाएगा, ठीक है। Now here is the further kind of cross check, as I told you that I have to explain it in depth way because it is also important in the examination point of view. So that's why there are two types of cross check. First one is general crossing. The second one is special crossing. First of all, I would like to explain you the general crossing. ठीक है, when two parallel transverse lines are drawn across the check, it becomes a cross check.
विद जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, अब जनरल क्रॉसिंग का आप स्पेसिमेन यहाँ पर देखें, या तो टू पैरेलल लाइन बिल्कुल विदाउट एनी रिटन ऑफ एनी वर्ड, सिंगल वर्ड, और यहाँ पे एंड को करके होगी, अकाउंट पे ही होगी, नॉट निगोशिएबल होगी, इस तरह करके जो जनरल क्रॉसिंग है, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग में भी ब्लैंक or may carry words between its as and company. It may be used for two different purposes, not negotiable crossing और accounts based crossing। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो अगर पैरेलल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग है, तो आपको क्या करना है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस चेक को लेके गए और आपने अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए। ठीक है, now the special crossing is telling that if two parallel transverse lines are drawn across the check with the name of the bank, पर्टिकुलर बैंक का नाम हो, the line are called special line। ठीक है, जैसे आप स्पेसिमेन में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेसिमेन में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे। ठीक है, the naming of the bank between two parallel lines offers additionally security in the transfer of monies and the check must be presented to the bank designated therein। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है डेजिग्नेटेड बैंक का नाम, और आपको जो है उसी में ही ट्रांसफर करवाना होता है। यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू द अनदर वन, एनी अदर वन बैंक। ठीक है, नाउ द थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रोमिसरी नोट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्पेसिमेन भी प्लेस किया है बेटा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, बट इट इज द प्रॉमिस। ठीक है, इट इज एन अनकंडीशनल रिटन प्रॉमिस। वो क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर था, इट इज अनकंडीशनल रिटन प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रॉमिसरी नोट है, इसमें जो बड़ा डिफरेंस होता है वो इसी चीज का होता है बेटा, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉयर बनाकर देता है। लेट सपोज मैंने जो सेलर वाली एग्जांपल दी थी कि होलसेलर था और बायर था, बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स हमें परचेज करने थे, तो उसमें क्या था, सेलर जो था बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दे रहे हैं बायर को और वो वहां पर एक्सेप्टेंस के साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वहां पर कि ड्रॉयर बनाकर दे रहा था या सेलर बनाकर दे रहा था बिल, और जो बायर था वो एक्सेप्ट कर रहा था उसको। ठीक है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट इट इज अ प्रॉमिस, तो यहाँ पर क्या होता है, बायर ही बनाकर देता है प्रॉमिसरी नोट कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो हूँ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे सर्टेन अमाउंट जो है आई विल पे यू। ठीक है, और ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड करके, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एज इट इज था ना, उसी तरह से यहाँ पर तमाम कंडीशंस होती हैं, सिनेरियोस भी वही होते हैं कि भाई वो क्रेडिट पे खरीदना चाह रहे हैं तो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफर करेंगे या प्रॉमिसरी नोट्स करेंगे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर जो ऑफर करेगा वो कौन होगा, वो सेलर होगा। ठीक है, अगर इनिशिएट बायर ले रहा है तो बायर फिर क्या देगा, उसको प्रॉमिसरी नोट देगा। ठीक है, तो दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम है, बट इट इज अ प्रॉमिस रिटन, अनकंडीशनल रिटन प्रॉमिस, बट एंड द अनदर वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज इज द अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, और जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि वो जो ड्रॉ करता है, ड्रॉन कौन करता है, सेलर करता है, यहाँ पर ड्रॉन कौन करता है, बायर करता है। ठीक है, now there is a function of something that like negotiable instrument के negotiable instruments जो होते हैं जब हम ट्रांसफर करते हैं, that process is called endorsement। ठीक है, जब negotiable instrument from one person to another and another person to the any other one person, अगर हम जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो this process is called endorsement। it refers to writing a person's name on the back or the face of a negotiable instrument or on a piece of paper attached to it for the purpose of transferring the property in the instrument। The endorsement must be unconditional and for the entire amount of bill or check। The person negotiating the instrument is called an endorser and the whom it is transferred is called an endorsee। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या चीज होती है बेटा, लेट सपोज के मेरे पास एक चेक है और मुझे वो मिस्टर ए ने दिया था और उस चेक पे पे में उन्होंने मिस बी का नाम लिख दिया था। ठीक है, कि पे टू मिस बी। अब मिस बी चाहती हैं कि वो जो है इस चेक को कैश ना करवाएं, बल्कि इसको कौन कैश करवाए, मिस्टर सी जो है वो कैश करवाए। तो मिस बी क्या करेंगी, मिस्टर ए के पास जाएंगे और बोलेंगी काइंडली इंडोर्स इट विद द नेम ऑफ मिस्टर सी। ठीक है, तो जो मिस्टर ए होंगे वो मिस्टर सी के नाम पे जो है इंडोर्समेंट करेंगे उसकी, और इंडोर्समेंट किस तरह से होगी, वो बैक साइड पे चेक के जो है वो लिख कर देंगे कि पे इट टू मिस्टर सी, एंड वो अपना वही साइन करेंगे जो चेक का उनके बैंक में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, and in this way the process will be completed of endorsement। ठीक है, here are some further types of endorsement, I will discuss it later, but first of all I want to explain you the features of endorsement। The number one is place
ऑफ इंडोर्समेंट, ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि प्लेस ऑफ इंडोर्समेंट क्या है। द सेकेंड वन इज पर्पस ऑफ इंडोर्समेंट, थर्ड वन इज सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्सर कौन होता है बेटा? द पर्सन हु प्रिपेयर द इंडोर्समेंट लेटर, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इंडोर्समेंट, ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए। द होल अमाउंट शैल बी इंडोर्स, पूरी अमाउंट इंडोर्स होनी चाहिए। इंडोर्समेंट बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, ये तमाम फीचर्स हैं जो एक इंडोर्समेंट लेटर में जब होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड अ इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट, और अदरवाइज इट विल नॉट कंसीडर एज एन इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। Now here is the kind of endorsement. Number one is blank endorsement. Blank endorsement में बेटा क्या होता है कि चेक के बैक साइड पे डायरेक्टली साइन करके दे देगा अगर ड्रॉयर, तो और इसके बाद आप किसी का भी नाम उसमें लिख दो, तो दैट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इज कॉल्ड ब्लैंक एंडोर्समेंट, जिसमें उसने किसी को स्पेसिफाइड नहीं किया है बल्कि जस्ट साइन करके दे दी है कि आप किसी के नाम पे भी उसको इंडोर्स करवा लेना, उसको कर देना, ठीक है। जैसे मैंने चेक दिया आपको साइन करके उस अमाउंट का, और मैंने पे की जगह छोड़ दी, और मैंने कहा कि आप खुद इसमें लिख देना कि आपको किसके अकाउंट में डलवाना है, ठीक है। स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या होता है बेटा, जैसे आपको नाम से पता है कि इसमें स्पेसिफिकली नेम जो है वो मेंशन होता है कि पे टू मिस्टर ए, ठीक है। इस टाइप का जो है इंडोर्समेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल इंडोर्समेंट, क्योंकि इसमें जो है स्पेसिफाइड कर दिया जाता है नेम ऑफ द ड्रॉइंग, ठीक है। Here is the another one is partial endorsement. इसमें क्या होता है partial endorsement में, it is made for a part of the amount rather than the full. It is known as partial endorsement, but by law such as an endorsement is not acceptable. ये partially endorsement जो है acceptable नहीं है लॉ के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये क्योंकि एग्जिस्ट करती है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बेटा कि यहाँ पर जो है अब जो भी वॉट एवर जो अमाउंट है उसमें से आधी अमाउंट जो है वो इंडोर्स होगी और आधी ओनर की खुद के पास जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, इसलिए लॉ इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है। The next one is qualified endorsement. It is also called conditional endorsement. It is also called conditional endorsement as well. नाम से पता चल रहा है इंडोर्समेंट के साथ साथ आपको कंडीशन लगा देते हैं कि आप एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू मस्ट अटैच विद व्हेनेवर यू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर आप जो हो रेलवे रिसिप्ट लाइक या फिर ट्रस्ट रिसिप्ट, इस टाइप की कोई भी रिसिप्ट्स होती हैं, इंश्योरेंस रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट्स जो है वो आपसे मांगी जाए कि इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपको वो भी प्रेजेंट करनी है, दैट टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंडोर्समेंट और कंडीशनल इंडोर्समेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। बेटा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में क्या होता है कि आपको पेई में लिख दिया गया है टू मिस्टर अहमद ओनली। जब आप ओनली का वर्ड यूज कर दोगे तो यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है कि आप इसके अलावा किसी और को, थर्ड पर्सन को ये इंडोर्स फर्दर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट वेयर द वर्ड ऑफ ओनली इज मेंशन्ड or you are not able to further transfer it to the another one person, ठीक है। Now there are some differences between promissory notes, bill of exchange and checks. It is also very important in the examination point of view, so that's why I have written it and differentiate it. First one is promissory note and checks difference. Promissory note जो होता है वो unconditional promise है, check जो है unconditional order है, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिसरी ड्रॉन कौन करता है? क्रेडिटर करता है, जैसे मैंने बताया था बायर करेगा, ठीक है। लेकिन जो चेक होता है वो कौन ड्रॉ करता है? बैंकर करता है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर आई स्पेसिफाइड इट। प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो क्या होता है? डिमांड पे पे किया जाता है, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उस पे। लेकिन चेक जो होता है इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक जो होगा हमेशा जो है वो डिमांड पे होगा। अच्छा देखिए, चेक का क्या होता है कि आपने जब चेक में जो डेट लिखी, लेट सपोज आज की डेट लिखी है, ठीक है, तो आज के बाद से आप जो है उस चेक को 6 मंथ तक जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स दैट चेक विल बी ऑब्सोलेट, ठीक है। लेकिन इस 6 महीने तक आप उसको यूज कर सकते हो, बट अगर जो भी वॉट एवर आज डेट है उससे पहले, एक दिन पहले, ठीक है, द डे बिफोर टुडे जो है, अगर आप चेक की अमाउंट फिल अप करते हो
ठीक है, या फिर आज के डेट का चेक है और आप एक दिन पहले उसको ड्रॉन करवाना चाहोगे तो वो भी नहीं होगा। और अगर आज की डेट का चेक है तो वो आप जो है 6 मंथ तक जो है उसको यूज कर सकते हो, यानी कि आप जब भी 6 महीने के अंदर चाहो तो उस चीज को कैश करवा सकते हो, वो एक्सपायर नहीं होगा विद इन 6 मंथ। ठीक है। प्रोमिसरी नोट इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। प्रोमिसरी नोट में कोई फीचर नहीं होते क्रॉस चेक के, लेकिन चेक अ चेक मस्ट बी कैन बी अ क्रॉस चेक। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिटेल में ऊपर पढ़ा था। द नेक्स्ट वन इज 3 days ऑफ ग्रेस कैन बी अलाउड। प्रोमिसरी जो नोट होते हैं उनमें आपको ग्रेस टाइम दिया जाता है 3 days का, बट चेक में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओगे और आपको वो प्रेजेंट करवाओगे आप, और अगर वो तमाम चीजें अपनी फुलफिल कर रहा होगा देन यू विल गेट द अमाउंट एट दैट स्पॉट। ठीक है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट होगा वो आफ्टर मेच्योरिटी भी उसके पास 3 days जो है ग्रेस टाइम मौजूद होता है। ठीक है। प्रोमिसरी नोट में रेवेन्यू स्टैम्प जो होती है वो मैंडेटरी होती है, बट चेक में जो है जस्ट कस्टमर का साइन मैंडेटरी होता है, नॉट एनी स्टैम्प। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिहाफ पे कोई चेक बना रही है, लाइक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, उस चेक उस अकाउंट का नाम है और उस अकाउंट से चेक विथड्रॉ हो रहा है, तो उस अकाउंट अगर उस एबीसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्टैंप है जो कि उसने ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग जो है वहाँ पर अटैच की थी अपने साइन के साथ, तो साइन द स्टैम्प विल बी द पार्ट ऑफ दैट साइन, और जो है इट विल कंसीडर द हाफ सिग्नेचर इफ द स्टैम्प विल नॉट बी अटैच और इंक्लोज्ड ऑन इट। ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंसेस इज बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है। अच्छा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? इट कैन बी ड्रॉन ऑन एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और बैंकर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी इंडिविजुअल पे भी ड्रॉन हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस पे भी और बैंकर पे भी, बट चेक स्पेसिफिकली ड्रॉन होता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है बैंकर पे। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, एज वी डिस्कस बिफोर दैट इफ ड्रॉई विल नॉट एक्सेप्ट इट विद इन 24 आवर्स सो इट विल बी डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, लेकिन चेक को एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। इट इज पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन चेक जो है वो डिमांडेड टाइम पीरियड पे ही होगा। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस टाइम अलाउ होता है, 3 days ऑफ ग्रेस अलाउ है, चेक्स में देयर इज नो ग्रेस डेज अलाउड। बिल ऑफ एक्सचेंज विल नॉट बी क्रॉस्ड, चेक्स कैन बी क्रॉस्ड। ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनर अ नोटिस मस्ट बी गिवन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट चेक की अगर मैं बात करूँ, चेक डिसऑनर हो जाता है तो देयर इज नो नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चेक। ठीक है। Next one is revenue stamp is required in bill of exchange, but in check conditions there is no any stamp are required. In bill of exchange payment cannot be stopped. In check payment can be stopped. ठीक है, हम चेक को स्टॉप करवा सकते हैं अगर हमने किसी पर्सन को दे दिया है, बट वी वांट दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट ड्रॉ द अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, या तो हम फौरन उसी वक्त ऑन दैट स्पॉट जो है कॉल करेंगे और बैंक में और कहेंगे कि हमारे पर्टिकुलर नंबर बताएंगे, चेक नंबर, और कहेंगे कि हमारा ये चेक का नंबर है और इसको फौरन अभी जो है वो स्टॉप कर दें। ठीक है, और या तो फिर हम जाकर उस ब्रांच में विजिट करके वो स्टॉप करवाएंगे। ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टॉप करवाने का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट वन इज डिसऑनर रिक्वायर्स नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अच्छा, नोटरी पब्लिक जो है एक ऐसा इदारा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी काम कर रहा होता है, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, गार्निशिंग ऑर्डर वगैरह जो है वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं वहां पर। एक लीगल इंस्टीट्यूशन है जो क्लेम जब आपको करना हो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए तो आपको जो है अप्रोच कहाँ करनी होती है, नोटरी पब्लिक पे करनी होती है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवानी होती है। ठीक है, लेकिन चेक्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, देयर इज नो एनी नोटरी पब्लिक फॉर द चेक्स इशू। ठीक है। Now, there are some differences between bill of exchange and promissory note as well. A bill involves 3 parties, drawer, drawee and pay. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है, पे ही होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में जस्ट ड्रॉयर और ड्रॉई होते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए मस्ट है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ठीक है, बट फॉर प्रॉमिसरी नोट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सेप्टेंस। ठीक है, फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर इज सेकेंडरी एंड डिपेंड ऑन डिसऑनर, बट
For the promissory note, the responsibility of the drawer is primary and final. ठीक है. For bill of exchange, notice must be served in case of dishonor, but in the case of promissory note, there is no requirement of any notice. ठीक है. For bill of exchange, it can be issued or drawn in sets, but for the promissory notes, it cannot be drawn in sets. ठीक है. Sets की condition में नहीं होगा. ठीक है. In bill of exchange, the drawer or the maker is the creditor, as I told you. But in the promissory notes, the drawer or maker is the debtor. ठीक है. Hopefully, you all have cleared all the concepts or steps or kinds of related to the negotiable instruments chapter. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे. ठीक है. अभी तक के लिए इतना ही है. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर. थैंक यू सो मच.